हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति के इशू नंबर 4 का एपिसोड 1। देवकांता संतति चौथा भाग, पहला बयां। हम और आप इस रहस्यमय नकाबपोश से पहले 2 बार मिल तो जरूर चुके हैं, परंतु अभी तक इसका नाम नहीं जानते। यह वही नकाबपोश है जो एक बार जमुना की आंखों के सामने रामकली की खाट के नीचे से निकला था। रामकली ने उसके कान में कुछ कहा था, जिसे सुनकर वह चुपचाप पिशाचनाथ के मकान की चारदीवारी कूदकर भाग गया था। जमुना ने उसका पीछा करना चाहा था, मगर वह विफल रही थी। दूसरी बार हमने इसी नकाबपोश को शैतान सिंह और बिहारी सिंह के पीछे लगे उस समय देखा, जब वे दोनों रामकली की गठरी बांधे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। न केवल उनका पीछा कर रहा था, बल्कि बाकायदा उनकी बातें भी सुन रहा था। और अब तीसरी बार हम इसे बेगम बेनज़ूर के महल के तहखाने में देख रहे हैं। हालांकि इस समय भी इसके चेहरे पर वही नकाब है, लेकिन इस बार हमने भी फैसला कर लिया है कि हम इसका भेद जानकर ही दम लेंगे। देखते हैं कब तक ये अपने चेहरे से इस काले नकाब को नहीं उतारता। कभी तो उतारेगा ही। आज हम भी इसका पीछा तभी छोड़ेंगे जब ये अपनी नकाब उतार देगा। वैसे भी इस समय ये जिस ढंग की हरकतें कर रहा है, उससे लगता है कि इस समय भी इसके इरादे नेक नहीं है। कदाचित ये कोई कार्रवाई करने की सोच रहा। हालांकि इस समय सुबह का सूरज निकल आया, मगर यहाँ बेगम बेनज़ूर के तहखाने में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस समय वह तहखाने की एक लंबी गैलरी में खड़ा है। गैलरी दूर दूर तक शांत पड़ी। दोनों ओर की दीवारों में जलती मशालें गैलरी को चमकाने में उसकी मदद कर रही। उसकी बगल में अय्यारी का एक बटुआ लटक रहा। बटुए में से निकालकर एक छोटी सी कटार उसने अपने हाथ में ली है, और वह चारों ओर से चाक चौबंद रहने की कोशिश करता हुआ दबे पांव गैलरी में आगे बढ़ रहा था। नकाब में से झांकती उसकी दोनों आंखें बता रही हैं कि वह हर शायद बहुत सगर्व है। इसी तरह चलता हुआ वह गैलरी के अंत में पहुंचकर रुक जाता है। आगे गैलरी बंद है और उसे किसी भी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलता। कदाचित वह इसलिए खड़ा हुआ सोच रहा है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अभी वह कुछ सोच भी नहीं पाता कि तहखाने में अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी और सामने की दीवार में हल्का सा कंपन हुआ। झपटकर नकाबपोश बारादरी की दाहिनी दीवार से चिपक गया। उसी शायद सामने की दीवार ऊपर उठ गई और एक आदमी सामने आया। नकाबपोश ने आओ देखा ना ताओ अपनी कटार संभाल कर चीते की तरह उस आदमी पर झपटा। वह आदमी को समझ भी नहीं पाया था कि अगर कोई भी आवाज़ गले से निकाली तो हम गर्दन में छेद कर देंगे। वह आदमी जो वर्दी से बेनज़ूर का सैनिक नजर आता था सहम गया। घबराकर वह बोला, कौन हो तुम? बकवास मत करो, नकाबपोश गुर्राया। ये बताओ कि पिशाचनाथ और रामकली कहाँ कैद है? तुम जो भी कोई हो यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे, सिपाही बोला। तुम। अभी वह सिपाही आगे कोई शब्द कह भी नहीं पाया था कि नकाबपोश ने कटार का दबाव सैनिक के गले पर इतना बढ़ा दिया कि उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। कुछ देर तक वह नकाबपोश के सवाल का जवाब देने में आनाकानी करता रहा, मगर जान से मोहब्बत किसे नहीं होती। मरने के भय से वह जल्दी ही रास्ते पर आ गया और बोला, यहाँ से दाई तरफ कोठरी नंबर 10 में। वहाँ कितने सिपाही पहरे पर है? नकाबपोश ने कठोर लहजे में अगला सवाल किया। 5 आदमी, पीड़ा से बिलबिलाते हुए उस आदमी ने जवाब दिया। इसके बाद नकाबपोश ने उससे कहा कि वह खुद उसे कोठरी नंबर 10 तक ले जाए। मरता क्या ना करता। कटार की नोक पर उसे आगे आगे चलना ही पड़ा। उस दीवार के हट जाने से आगे भी उसी तरह की बारादरी नजर आ रही थी। थोड़ा आगे जाकर गैलरी दाई तरफ मुड़ गई थी। नकाबपोश के एक हाथ में कटार थी और दूसरे हाथ ने बटुए में से एक छोटा सा डिब्बा निकाल लिया था। जैसे ही वे दाईं तरफ मुड़े, सामने ही 5 सशस्त्र सैनिक खड़े नजर आए। उन पांचों ने देखा कि एक नकाबपोश ने उनके छठे साथी को कटार से कवर कर रखा। ये देखते ही वे पांचों उधर ही झपटना चाहते थे कि नकाबपोश ने उस सिपाही को भी बड़ी जोर से आगे धक्का दिया। उस सिपाही ने नकाबपोश से शायद ये कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए अपना संतुलन खोकर वह मुंह के बल धरती पर गिरा। इससे पहले कि उन पांचों में से एक भी नकाबपोश तक पहुंच पाता, उसने अपने हाथ में दबा छोटा सा डब्बा बड़ी जोर से जमीन पर दे मारा। उस डब्बे का जमीन से टकराना था कि बारादरी का वह भाग अपारदर्शी गाढ़े सफ़ेद धुएं से भर गया। नकाबपोश ने जल्दी से बटुए में से एक गोली निकाली और फिर अपने मुंह में रखकर सटक गया। कुछ 15 शायद बाद धुआं साफ हुआ। बेगम बेनज़ूर के 6 सिपाही धरती पर बेहोश पड़े थे। नकाबपोश उनके पास से गुजरता हुआ 10 नंबर की कोठरी तक पहुंचा।
पिशाचनाथ कोठरी के सरिये से लगा वही खड़ा था। नकाबपोश को देखते ही पिशाच बोला, अरे कौन है? क्या बलदेव सिंह है? पाठक लोग अच्छी तरह ध्यान कर लें, बलदेव सिंह का नाम भी पहले भाग में पड़ा है। यही वह आदमी है जिसने अल्फांसे को धोखा दिया था। हाँ मैं ही हूँ चचा, नकाबपोश बोला। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा। उनके बीच अभी इतनी ही बातें हो पाई थी कि कोठरी के किसी कोने से उठकर रामकली भी पिशाचनाथ के पास ही आ गई। आज तूने बहुत इनाम का काम किया है बेटे, पिशाच ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। इनमें से किसी सिपाही की कमर में इस कोठरी की ताली है, उसे निकाल कर जल्दी ताला खो। इस समय हम दुश्मन के बीच है, बाकी बातें ठिकाने पर चलकर होंगी। नकाबपोश जिसका कि हम नाम जान चुके हैं, अतः अब आगे उसे उसके नाम से ही लिखेंगे। बलदेव सिंह ने जल्दी से पिशाच की आज्ञा का पालन किया। पिशाचनाथ और रामकली को वहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद वे तेजी से तहखाने की गैलरी को पार करने लगे, यहाँ तक कि वे बेगम बेनज़ूर के महल से काफ़ी दूर निकल आए। अन्य किसी तरह का कोई खतरा उन पर नहीं आया। उस समय दिन का दूसरा पहर शुरू हो चुका था जब वे उसी मठ पर पहुँच गए। पिशाचनाथ ने रात को रामकली यानी नसीम बानो को कैद किया। मठ में इस समय 4 आदमी थे। ये चारों ही पिशाचनाथ के शागिर्द अथवा नौकर गुलशन, नाहर सिंह, बैनी सिंह और भीम सिंह थे। हमारे ख्याल से इन चारों का नाम पढ़कर ही पाठकों को याद आ गया होगा भाई, ये वही चारों है जो बंदर देखकर डर गए थे। अगर किन्हीं माशा को याद ना आए हो तो पहले भाग का पेज नंबर 25 पढ़ना। गुलशन, मठ पर पहुँचते ही बलदेव सिंह ने उनमें से एक को पुकारा, तुम अपने तीनों साथियों को लेकर पिशाच चचा के मकान पर पहुँच जाओ, वहाँ से रामकली और जमुना को गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। जी। भीम सिंह चकराया। रामकली? ये कहता हुआ वह पिशाच के साथ खड़ी रामकली को देख रहा था। कदाचित उसकी समझ में ये नहीं आया था कि रामकली तो उसकी आंखों के सामने खड़ी है, फिर यह आदेश कौन सी रामकली के लिए? सीखो मत भीम सिंह, अकल से काम लो, बलदेव सिंह ने कहा। इस वक्त पूरी बात समझाने का वक्त नहीं है, तुम केवल इतना समझ लो कि वह जो रामकली है, वहाँ जो रामकली है वो नकली है, जमुना असली है, लेकिन उसे भी यहाँ ले आओ। अगर उनसे कोई बात कर रहा हो तो उसे भी पकड़ लाना। इतना आदेश सुनने के बाद वे चारों पिशाचनाथ के घर की ओर रवाना हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो बलदेव, पूरी बात बताओ, पिशाचनाथ ने पूछा। नीचे चलो चचा, वहाँ मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। कहते हुए बलदेव सिंह ने खुद वह रास्ता खोल दिया जो मठ के नीचे जाता था। वहाँ नीचे उतरने के लिए लोहे की एक सीढ़ी लगी हुई थी। नीचे अंधेरा था। पिशाच और रामकली एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे उतर गए। उनके बाद बलदेव सिंह भी नीचे आ गया। नीचे आते समय उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके कारण वहाँ आती हुई रोशनी भी बंद हो गई, जो अभी तक अपनी क्षमता अनुसार वहाँ के अंधेरे से लड़ रही थी। किंतु उसकी कमी किसी हद तक उस मोमबत्ती ने दूर कर दी जिसे कि पिशाचनाथ ने अभी अभी अपने बटुए के अंदर से निकालकर चकमक के द्वारा जलाया था। अब हम इस मोमबत्ती की रोशनी में उन लोगों के चेहरे साफ और उस जगह की थोड़ी सी कैफियत भी अच्छी तरह देख रहे हैं। ये एक पतली सी सुरंग है। वे तीनों इसी सुरंग में आगे बढ़ जाते हैं। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़े, सुरंग की चौड़ाई बढ़ती गई और एक ऐसा स्थान आया, सुरंग एक बारादारी सी लगने लगी। दीवार के दोनों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ बनी थी। वे तीनों उन्हीं में से एक कोठरी में घुस गए। कोठरी की ज़मीन पर 2 मोटे मोटे कंबल पड़े थे, बस इसके अलावा कोठरी खाली थी। उन तीनों ने उन्हीं कंबलों को धरती पर ठीक से बिछाया और मोमबत्ती बीच में रख ली। वे तीनों मोमबत्ती के 3 तरफ बैठे थे। तीनों के ही चेहरे मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। हम शायद पीछे ये लिखना भूल आए हैं कि बलदेव सिंह ने बेगम बेनज़ूर के कैदखाने से मठ तक के रास्ते में अपने चेहरे से नकाब को उतार दिया था और इस समय उसका चेहरा नकाब रही थी। अब बताओ बलदेव सिंह कि तुम्हें क्या क्या पता लगा? बैठते हुए कुछ शायद बाद पिशाचनाथ ने उससे सवाल कर दिया। ये तो आपको मालूम हो ही गया है होगा कि ये सब कार्रवाई शैतान सिंह की है। हाँ। पिशाचनाथ शैतान सिंह का नाम सुनते ही थोड़ा घबरा गया, किंतु खुद को संभाल कर बोला, ये तो हमें मालूम हो चुका। बस तो, बलदेव सिंह बोला, मैंने शैतान सिंह और उसके लड़के बिहारी सिंह की बातें सुनी। शैतान सिंह ने सभी कुछ अपने लड़के को विस्तारपूर्वक बताया था और इसी सबब से मुझे भी सब कुछ पता लग गया और सारी गुत्थियाँ सुलझ गई। सबसे पहले ये बताओ कि शैतान सिंह जो ये सब कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या? पिशाचनाथ ने पूछा। वह रक्त कथा हासिल करना चाहता है। बलदेव सिंह ने जैसे धमाका किया। क्या? सुनते ही पिशाचनाथ उछल पड़ा। रक्त कथा के लिए? लेकिन उसे कैसे मालूम पड़ा कि रक्त कथा मेरे पास है? मैं आपको सारी बातें विस्तार से ही बताता हूँ, बलदेव सिंह ने कहा। जिस समय आपने मुझे काम पर लगाया था, आपने मुझे यही आदेश दिया था कि मैं आपकी पत्नी यानी चाची पर नज़र रखूँ। आपने मुझे ये भी बता दिया था कि कल दिन में जब
आप थोड़ी देर के लिए घर आए तो चाची ने आपके पैर छुए और खाना बनाया। आपको वह खाना खाकर संदेह हुआ, क्योंकि आपको चाची के हाथ के खाने का स्वाद अच्छी तरह पता था। वह खाना एकदम अलग था। उसके बाद आपने थोड़ी देर आराम किया। चाची ने आपके पैर दबाए और जब आप जाने लगे तो वह आपको जाने से रोकने लगी। उसी समय आप समझ गए कि वह चाची नहीं कोई और है। उसके बाद आपने उससे एक आध बात और की जिससे आपको यकीन हो गया कि वह चाची नहीं है, किंतु आपने यह भेद उस पर जाहिर नहीं किया कि आपको कुछ शक हो गया। आप मकान से सीधे यहाँ चले आए और मुझसे कहा कि इस समय घर पर जो रामकली है वह असली नहीं बल्कि दुश्मन की कोई अय्यार है, किंतु ये पता नहीं लगता कि वह है कौन और रामकली बनकर वहाँ बैठने के पीछे उसका सबब क्या। ये दुश्मन कौन और क्या चाहता है, ये पता लगाने के लिए अभी आप कोई तरकीब सोच ही रहे थे कि इसी मत में चाची भी आ पहुंची। ये बात बलदेव सिंह ने रामकली की ओर देखकर कही थी। चाची ने बताया कि वे अपने कमरे में सो रही थी। उन्हें नहीं पता लगा कि उस कैद खाने में वो कैसे पहुंच गए। कदाचित इन्हें सोते में ही बेहोश करके ले जाया गया था। जबकि इनकी आंखें खुली थी, इन्होंने खुद को एक कैद में पाया। किसी तरह ये उस कैद से फरार होकर यहाँ तक पहुँच गए, परंतु ये ना जान सकी कि वे किसकी कैद में थे। उसी समय आपने एक चाल चली कि दुश्मन को धोखा देने के लिए नकली रामकली को गायब करके उसकी जगह असली चाची को बैठा दिया जाए। उस सारी कार्रवाई में आपने ये सतर्कता बरती थी कि इस सब के बारे में जमुना ना जान सके, लेकिन जमुना ने सब कुछ देख लिया और सारी बात बिगड़ गई। आपने आदेश दिया था कि मैं काली नकाब में मकान के आसपास ही रहूं, ताकि दुश्मन अगर कोई चाल चले तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी रहे। ये मैं खुद भी नहीं देख पाया था कि जमुना ने आपका पीछा किया। जिस समय वह वापस आई तो मैं चाची के कमरे में ही था। उसके आने के आर्ट सुनकर मैं चाची की खाट के नीचे छुप गया था। उधर वापस आने पर जमुना चाची को घर पर देखकर चौंक पड़ी। उसने कुछ ऐसी बातें की जिनसे मैं समझ गया कि उसने सब कुछ देख लिया है, परंतु चाची ने आपके आदेशानुसार जमुना को भेद की कोई बात नहीं बताई और इस तरह जमुना को भ्रम हो गया कि जिसका आप अपहरण करके ले गए थे वह असली चाची है और इन्हें वह नकली चाची समझ बैठ। थोड़ी सी बातें करके जमुना कमरे से बाहर चली गई। उसी समय मैं पलंग के नीचे से निकल कर आया। बाहर से उस समय चाची चाहे संयंत्र नजर आ रही थी, किंतु असलियत ये थी कि ये जमुना के बात करने के ढंग से अंदर ही अंदर बुरी तरह डरी हुई। इन्होंने मेरे कान में कहा, ये सारी बातें जल्दी से अपने चाचा को बता दो और उनसे पूछो कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। उनका आदेश सुनने के बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने ये देख लिया था कि जमुना गुरकी के पास खड़ी है, परंतु मैंने उस पर जाहिर नहीं किया कि मैंने उसे देख लिया। मैंने तेजी से मकान की चारदीवारी पार की। जमुना मेरा पीछा करना चाहती थी, लेकिन मैं एक जगह छुप गया। जमुना मुझे देख ना सकी। उस जगह पर छुपा हुआ कुछ देर तक तो मैं यही सोचता रहा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं कुछ निर्णय भी नहीं कर पाया था कि अचानक मैंने बिहारी सिंह को देखा। उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, बलदेव सिंह ने उन्हें सभी क्रमवार सुना दिए। पाठक पिछले बयानों में वह सब पढ़ा है। अभी बलदेव सिंह पूरी बातें बता भी नहीं पाया था कि किसी के आने की आहट हुई और अगले ही शायद उस पोटरी के दरवाजे पर एक नकाबपोश नजर आया। उसे देखते ही बलदेव सिंह और पिशाचनाथ एकदम खड़े हो गए। कौन हो तो? पिशाचनाथ ने गरज कर पूछा। मैं शैतान सिंह का लड़का हूँ, कहते हुए उसने अपना नकाब नोच लिया। बिहारी सिंह, तुम? उसे देखते ही बलदेव और पिशाच ने एकदम अपनी अपनी कटारें खींच। यहाँ क्यों आए? मैं आपसे लड़ने नहीं बल्कि आपकी मदद करने आया, बिहारी सिंह ने कहा। इस समय आप लोग खतरे में। कुछ ही देर में मेरे पिता इस मठ को घेर लेंगे। इस समय आपका यहाँ से निकल जाना ही लाता है। आपके मकान से जमुना का अपहरण कर लिया गया और दूसरी खतरे की बात यह कि जिन 4 आदमियों को आपने मकान पर भेजा वे गौरव सिंह के अय्यार हैं। किशाचनाथ और बलदेव सिंह एकदम चकरा गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वे दुश्मन की इस बात का यकीन करें या नहीं। यह भी तो संभव था कि यह शैतान सिंह की कोई गहरी चाल हो। उसी समय उन्हें ऊपर से पास आते अनेक घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई थी। दूसरा बयान। आज जब हम नया बयान लिखने बैठे हैं तो हमें हिचकी आ रही। हमने इसका सबब जानने की कोशिश की तो पता लगा कि हमारे प्रिय पात्र विजय, विकास इत्यादि बहुत याद कर रहे। कदाचित वे हमसे खफा हैं, क्योंकि हमने काफ़ी कथानक लिखने के बाद भी उनका नाम नहीं लिया। वैसे अब हम विजय के बारे में ही लिखते रहे, मगर उसका नाम देव सिंह रखना पड़ा। खैर, अब हम देव सिंह के इस जन्म यानी विजय से संबंधित हाल लिखते हैं। हमारे पाठकों को भली प्रकार याद होगा कि हमने उन्हें पहले भाग के अंतिम बयान में दिखाया था। फिर भी हम पहले भाग के अंत का थोड़ा सा सारांश लिखे थे। इसमें उस कथानक का बयान किया गया जब विजय, विकास, रघुनाथ, रैना, ब्लैक बॉय, ठाकुर निर्भय सिंह, गौरव और वंदना मिल जाते हैं। गौरव और वंदना विजय की ही संतान है। यह विश्वास दिलाने के लिए वंदना सबूत के तौर पर एक कागज़ दिखाती है जिस पर उसी खंडहर का चित्र बना हुआ जो विजय स्वप्न में देखता था।
वंदना बताती है कि यह तस्वीर हमारे पिता ने आज से 60 वर्ष पूर्व उस समय बनाई थी जब मेरे पिता देव सिंह थे। उस तस्वीर को देखते ही विजय मानो एक बार पुनः अपने मस्तिष्क का संतुलन खो देता है और उसी तरह दीवाना सा होकर कांता कांता चीख पड़ता है। बस ये संतति के पहले भाग का अंत था। उससे आगे का दिलचस्प कथानक हम आज लिखने बैठ रहा है। अभी तक का कथानक पढ़कर ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि अय्यार लोग विकास की तरह मारामारी पर विश्वास नहीं करते, बल्कि सारा काम दिमागी कसरत से करते हैं। अब हम आगे के बयानों में आपको विकास और इन पुराने अय्यारों की बड़ी रोमांचक टक्कर दिखा रहे हैं। अभी तक विकास क्योंकि असली चक्कर नहीं समझ पाया, अतः अभी संतति में आपने उसका असली रूप नहीं देखा, किंतु अब वह जल्दी स्थान आने वाला है जब विकास अपने असली रूप में होगा। मुख्तसर ये कि जैसे ही विजय वंदना द्वारा उस खंडहर को देखकर अपने दिमाग का संतुलन खोता है, वैसे ही एक बार पुनः सब घबरा जाते हैं। विजय एकदम पागल सा होकर अपने स्थान से खड़ा हो जाता है। उसी समय गौरव सिंह उछला और विजय के सामने आ गया। उसने जल्दी से अपने अय्यारी के पटुए से एक सफ़ेद बुकनी निकाली और फुर्ती के साथ विजय के चेहरे पर फेंक दी। विजय को एकदम 2-3 छींकें आईं और वह बेहोश होकर कमरे के फर्श पर गिरने ही वाला था कि झपट कर विकास ने उसे बाहों में समा ली। गौरव सिंह ने अपने झाड़ झाड़ते हुए कहा, अब इन्हें आराम से लेटा दीजिए। इन्हें सुलाने की दवा अब यही एकमात्र बुकनी है। अगर ये बिना इस बुकनी के प्रभाव के सोए तो इन्हें पुनः वही सौ चमके। इसी बात का ख्याल करते हुए हमारे गुरु ने यह बुकनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर देव सिंह यानी विजय सो ना सके तो परेशान हो जाएंगे, अतः उन्हें इस बुकनी के प्रभाव से सुलाया जा, जिससे उन्हें सपना नहीं चमकेगा, अभी अपनी नींद पूरी कर सके। इस तरह से विकास, रघुनाथ, रैना, निर्भय सिंह और ब्लैक बॉय को ये यकीन आ गया कि गौरव सिंह और वंदना ने उन्हें जो कहानी सुनाई है वो सच है। वास्तव में विजय पिछले जन्म का देव सिंह है और गौरव तथा वंदना उसकी संतान है। अब सभी की इच्छा थी कि वे सब गौरव के साथ वहाँ चलें जहाँ उन्हें गौरव ले जाना चाहता है। यही निश्चय करके वे सब लोग अगले दिन उस धूत के विशेषज्ञ के यहाँ से छुट्टी लेकर राजनगर पहुँचे। राजनगर में वे सीधे रघुनाथ की कोठी पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर धनुष टंकार भी उन्हें मिल गया था। विकास ने गौरव से पूछा था कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो उसने जवाब दिया था कि वह नाव से आया। उसका जवाब सुनकर विकास ये सोचकर मुस्कुराया ना कि इस आधुनिक युग में गौरव ने इतनी लंबी यात्रा एक नाव से की। यात्रा के लिए ब्लैक बॉय सीक्रेट सर्विस के चीफ की हैसियत से स्टीवर का भ्रमण करने चला गया था। ठाकुर साहब भी अपनी छुट्टियां मंजूर कराने चले गए थे। रैना रसोई घर में रास्ते के लिए आलू के पराठे बना रही थी। शाम के समय विजय की भी नींद टूटी और वह ठीक तरह जागा, मानो साधारण नींद से जागा। लिहाजा इस समय विकास, विजय, धनुष टंकार, रघुनाथ, गौरव और वंदना एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातें यात्रा के ही संबंध में थी और गौरव उन्हें कुछ जरूरी बातें समझा रहा था। हालांकि छुट्टियां मंजूर कराने के लिए सुपर रघुनाथ को भी जाना था, किंतु ठाकुर साहब ने यह काम अपने अधीन ले लिया था। वे कहकर गए थे कि उसकी छुट्टियों की मंजूरी भी वे खुद ही ले आएंगे। काफ़ी देर तक तो गौरव सिंह यात्रा के बारे में ही बताता। जब उसकी बातें सुनते सुनते विजय बोर हो गया तो अचानक बोला, माय डियर सन, यानी मेरे प्यारे बेटे। विजय ने एकदम ये सब कुछ इस ढंग से कहा था कि सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, हमारे इस वाक्य का अपवाद निसंदेह धनुष टंकार था, क्योंकि वह शराब पीने और अपने कीमती सिगार के कश लगाने में आवश्यकता से कुछ अधिक ही लैस थे। उन सबकी नज़र अपने चेहरे की ओर खींच के बजाय इस तरह चुप हो गया मानो उसने कुछ कहा ही नहीं था। अगर उसकी हरकत इतने पर भी बस होती तो भी गनमत, किंतु उस समय रघुनाथ और विकास बिना मुस्कुराए नहीं रह सके जब उन्होंने विजय के चेहरे पर ऐसे भाव देखे जो केवल मूठ सम्राट के चेहरे पर ही पाए जाने चाहिए। अलबत्ता गौरव सिंह और वंदना हक्के बक्के से उसका चेहरा देख रखते। क्या बात है पिताजी, आप इस तरह से क्या कह रहे हैं? वंदना ने पूछा। इसको कहते हैं चकर चकर गिननी का नाटक। विजय अपने ही अंदाज में जल्दी जल्दी पलकें झपकाता हुआ बोला। चकर चकर गिननी? चौंक कर गौरव सिंह ने कहा, यह क्या बला होती है पिताजी? अभी बहुत सी ऐसी बलाएं हैं बेटे जो तुम्हारी अकलदानी के पिंजरे से बाहर। विजय बोला, आज तक हम यही समझते थे कि हमारी अकलदानी दुनिया में सबसे बड़ी और हमने सारी बलाओं को इसमें कैद करके ताला लगा दी। लेकिन तुम्हारे दर्शन होते ही हमारी गलतफहमी गधे के सींग बनने, क्योंकि तुम दोनों यानी गौरव और वंदना ऐसी बलाएं बनकर हमारे सामने आए कि दिमाग का कीमा बन गया। तुमने आते ही कुछ ऐसी ऐसी ताज़ा खबरें सुनाई कि हमारे दिमाग में प्रेस की मशीन लग गई और दना दन अखबार छपने लगे। हम यानी कुंवारे और बाल ब्रह्मचारी आदमी से तुमने आकर कह दिया कि तुम गप्पी नहीं बल्कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो। कि ये बात तो गलत है पिताजी, औलाद तो हम आप ही की हैं। गौरव सिंह ने फौरन बात कैच करके कहा, अबे मेरा मतलब, अब मतलब को बोली मारो। काफ़ी देर से शांत बैठे हुए विकास के दिमाग को भी शरारती कीड़ा को बुलाया और बोला, अब चाहे कुछ भी हो,
लेकिन अब तो मैं ब्रह्मचारी कहलाने का हक नहीं है। क्यों नहीं अबे? विजय ने एकदम उसकी तरफ आंखें निकाली। जिसकी दो दो संतानें हो गुरु, वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। विकास बोला, गौरव सिंह और वंदना आपकी ही संतान है। ये न केवल साबित हो चुका है बल्कि आप भी मान चुके हैं। अब तो हम जल्दी अपनी आंटी से मिलना चाहते हैं। अभी विजय कुछ कहना ही चाहता था कि धनुष टंकार ने अपने हाथ से लिखा हुआ कागज विजय को थमा दिया। उसमें लिखा था, मैं धनुष टंकार गीता को हाजिर नाजिर रखकर गुरु विकास की बातों का समर्थन करता। प्रेरक पाठ हो। हम जानते हैं कि संतति को हमारे बहुत से ऐसे नए पाठक पढ़ रहे हैं जिन्होंने हमारे पिछले उपन्यास नहीं पढ़। जो पाठक हमारे नियमित है ये तो जानते हैं कि धनुष टंकार क्या चीज़। लेकिन नए पाठकों के लिए हम लिख देते हैं कि धनुष टंकार एक बंदर है। बेशक उसका जिस्म बंदर का, लेकिन उसमें दिमाग एक आदमी का। आदमी का दिमाग बंदर के जिस्म में फिट करने का कमाल एक वैज्ञानिक ने किया था। ये बात विस्तार से आप हमारे पिछले उपन्यास मैकावर सीरीज में पढ़ सकता। यह बंदर आदमी की तरह सोचता है, लिखता है और क्या क्या करतब दिखाता है, ये आप देवकांत सत्यती के आगे के बयानों में खुद ही देखें। धनुष टंकार विजय को स्वामी और विकास को गुरु मानता है। विजय ने जब धनुष टंकार के हाथ का लिखा कागज पढ़ा तो एकदम बोला, देखते हो बंदर की औलाद। और विजय अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि धनुष टंकार उस पर एकदम चपट पड़ा। यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि बंदर धनुष टंकार पर अगर कोई बंदर कह दे तो प्रसाद के रूप में अपना एक थप्पड़ कहने वाले के गाल पर असर कर देता है। और इस समय भी उसका विजय पर झपटने का कोई और सबब नहीं था। अगर विजय था, वह पहले से ही जानता था कि धनुष टंकार ये हरकत करेगा, इसलिए वह फुर्ती के साथ अपने स्थान से हट गया। चौक में धनुष टंकार सामने बैठे हुए विकास की गोद में गिरा और विकास ने उसे पकड़ लिया। वह विकास के हाथों में से निकलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, किंतु यह दूसरी बातें केवल सफल नहीं हो रहा था। वह क्रोधित दृष्टि से विजय को घूर रहा था। अबे मेरे बाप, विजय ने उससे डर जाने का बिना करते हुए कहा, गलती हो गई, माफ कर दे। और धनुष टंकार एकदम ऐसे ठीला पड़ गया मानो उसका गुस्सा शांत हो। उसने विकास की गोद में बैठे ही बैठे विजय की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ा दिया और विजय ने भी इसका मतलब समझकर हाथ बढ़ा दिया। हाथ बढ़े और मिले। उसी समय धनुष टंकार विकास की गोद से उछलकर विजय के गले का बाहें डालकर छूट गया। न सिर्फ झूल गया बल्कि उसने विजय के गाल पर 2-3 चुम्बन भी चढ़ती। उसकी इस प्यारी हरकत तो सभी के होंठों पर मुस्कान दौड़, किंतु अगले ही क्षण चटाक की आवाज़ कमरे में गूंजी और धनुष टंकार का बाएं हाथ का रैबट विजय के गाल पर। विजय के साथ साथ सभी चौंक पड़े, मगर तब तक तो धनुष टंकार विजय की छाती से उछलकर कमरे के रोशनदान पर जा बैठा था। अबे वो खानदानी बंदा, विजय एकदम बौखलाकर बोला, नीचे उतर साले। लेकिन धनुष टंकार बड़े आराम से रोशनदान पर बैठा हुआ उसी चीज से चढ़ा रहा। कुछ देर तक तो विजय बौखलाया सा अजीब ढंग से चीखता रहा, लेकिन उधर रोशनदान पर बैठे हुए धनुष टंकार ने अपने शानदार कोट की जेब से सिगार निकालकर इस तरह सुलगाया मानो विजय की आवाज़ तो पहुंची नहीं। तुम साले गुरु चेले दोनों एक से। विजय बौखलाने की अजीब एक्टिंग कर रहा था। सुपर रघुनाथ आराम से बैठा हुआ विजय की बौखलाहट का आनंद ले रहा। वैसे छोड़ो को, विकास बोला, आज हम तुम्हें एक प्यारी प्यारी तुलजनी सुनाते। विजय इस तरह सिर पकड़कर धम्म से सोफे पर बैठ गया मानो परेशानियों के हद तक पहुंच गया। उसी समय रसोई में से रैना ने प्रवेश किया। विजय को इस हालत में देखकर वह बोली, क्या बात है भैया, परेशान सी क्यों? रैना बहन, विजय ने सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारे दिमाग का तो दिवाला पिट गया। छोड़ो भी भैया, रैना मुस्कुराती हुई बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाकर लाई, तुम्हें बहुत पसंद है ना? रैना के इस वाक्य के साथ ही विजय की दृष्टि स्टील की उस थाली पर गई जो रैना के हाथ में था। उसमें आलू के 4 ताजे पराठे थे। उनमें से भाप अब भी उठ रही थी। सिके हुए लाल पराठे देखकर विजय के मुंह में पानी भर आया। वह सब कुछ भूलकर बोला, वाह रैना वाह, तुम्हें हमारा कितना ख्याल है। हाँ साले, तुम तो हमेशा से इस घर का माल हराम का समझकर खाते रहो। रघुनाथ ने पहली बार अपनी चोंच खोली। इधर ये दोनों बैठे हुए थे और उधर विकास ने रोशनदान पर बैठे हुए धनुष टंकार को एक खास संकेत किया। संकेत का मतलब समझते ही वह रोशनदान से तेजी के साथ झपटा। अचानक रैना के कान से एक चीख निकल, किंतु उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि धनुष टंकार ने केवल इतना ही किया था कि थाली में से सारे पराठे उठाकर वह पुनः उसी रोशनदान पर जा बैठा था। विजय फिर चीखता हुआ अपनी जगह से उठा। बौखलाहट में वह चीखा, मगर वहां बैठा हुआ धनुष टंकार पराठे खाने में ऐसा मशगूल था जैसे विजय की कोई भी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। रैना, गौरव और वंदना हंस लो, सब हंस लो। विजय मूर्खों की बात ही बोला, अबे अबे इस घर में तुम्हारा जादू नहीं चलेगा प्यारे साले। सुपर रघुनाथ ने भी मौका लगते ही चुटकी लेते हुए कहा, यहाँ तो आलू के पराठे केवल उसी समय तक खा सकते थे जब तक कि यहाँ केवल मैं और रैना थे। अब ये विकास और धनुष टंकार तुमसे बड़े उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। अबे सुपर इडियट की तुम, विजय बोला,
साले तुम जिस दिन अकेले हाथ लगा उसी दिन हमली। अभी विजय का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि बाहर से जीप के रुकने की आवाज़ आई। सभी समझ गए कि ठाकुर निर्भय सिंह आ गए। ये समझते ही विजय की जुबान को ब्रेक लग गए और वह सोफे पर शरीर ज़्यादा बनकर चुपचाप बैठ गया। अगले ही पल ठाकुर निर्भय सिंह कमरे में प्रविष्ट हुए। अब हर चेहरा गंभीर था। कुछ देर पूर्व जो हरकतें वहाँ हो रही उनका इस समय आवाज़ तक नहीं था। विजय ने तो निहायत ही शर्मीले लड़के की तरह अपना सिर झुका दिया। उसके अलावा सभी की नज़र ठाकुर साहब के चेहरे पर थी। ठाकुर साहब के चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता। उनके आते ही रैना ने अपने सिर को आंचल से ढक लिया। हम अपना काम कर आए हैं। ठाकुर निर्भय सिंह बोले। अजय अभी तक स्टीमर का इंतजाम करके लौटा या नहीं? अभी तो नहीं आया सर, जवाब सुपर रघुनाथ ने दिया। आता ही होगा। इसके बाद उन लोगों के बीच इसी तरह की कुछ और बातें होती रहीं। रैना रसोई में चली गई। वह पराठे बना बनाकर लाने लगे और सभी साथ साथ खाने लगे। उनके बीच बातें भी हो रही थी, किंतु अब इन बातों में वह रस नहीं था जो ठाकुर साहब के आने से पहले था। थोड़ी ही देर बाद ब्लैक बॉय भी वहाँ आ गया। उसके आते ही ठाकुर साहब ने पूछा, स्टीमर का इंतज़ाम हो गया? जी हाँ, ब्लैक बॉय ने सम्मान सर में कहा। आज रात को ही हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठाकुर साहब ने कहा। हमारी यात्रा आज रात ही शुरू हो जाएगी। इस तरह से यात्रा की तैयारियां होने लगी। पाठक अवश्य सोच रहे होंगे कि हमारा यह बयान लिखने से क्या मसला है, लेकिन हम यही बताए देते हैं कि सभी बयानों की तरह हमारा यह बयान भी बेसबब नहीं है। इस बयान में ही बड़ी ज़बरदस्त अय्यारी हो चुकी है। यकीन ना हो तो हम आपको अधिक देर इंतज़ार नहीं करवाएंगे। बस अगला ही बयान पढ़ लें और उस भेद से वाकिफ़ हो लें। तीसरा बयान। संख्या में वे 5 थे। हमारे पाठक उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। उनमें से एक का नाम गोवर्धन सिंह और दूसरे का नाम रोशन सिंह है। बाकी तीनों में से किसी और के नाम से वाकिफ़ नहीं, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह जानते हैं। संभव है कि ऊपर लिखे दोनों नामों को पढ़कर समझ गए हों कि वे लोग कौन हैं, किंतु अगर याद ना आया हो तो हम इन पांचों की पिछली कार्रवाई का हाल मुख्तसर में लिख देते हैं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप उनका उचित परिचय जान पाएं। गोवर्धन वही आदमी है जो विजय को गौरव सिंह, विकास, रैना, रघुनाथ, अजय और ठाकुर निर्भय सिंह के बीच से निकाल कर ले गया था। विजय को लेकर वह जंगल के बीच बने एक शिकार गांव में पहुंचा था। जब विजय को होश आया तो उसने अपने सामने इन्हीं पांचों को पाया था। उनमें गोवर्धन सिंह के साथी रोशन सिंह के अलावा 3 और थे। खुद गोवर्धन सिंह गौरव सिंह बना हुआ था। किसी गोवर्धन सिंह ने विजय के सामने कांता को पेश किया था, लेकिन वह कांता सबको धोखा देकर विजय को बेहोश कर वहां से निकाल ले जाती है। ये हाल आप पहले भाग के 68 से 75 नंबर पेज तक के बयान में पढ़ा है। विस्तार से जानने के लिए एक बार सरसरी नज़र उस बयान पर मार लें। दूसरे भाग के 124 से 130 पेज तक के बयान में आप ये भेद भी पढ़ाए हैं कि विजय को लेकर गोवर्धन इत्यादि के बीच से भागने वाली लड़की गौरव सिंह की बहन और विजय की लड़की वंदना, जहाँ से गोवर्धन सिंह विजय को लेकर भागा था, वहीं वंदना आकर उनसे मिलती है और बताती है कि गोवर्धन सिंह इत्यादि राजा उमादत्त के अय्यार हैं। गोवर्धन सिंह गौरव सिंह बनकर और गोमती को कांता बनाकर विजय को धोखा देना चाहता था। वह बताती है कि जिस समय गोवर्धन सिंह विजय को यहाँ से लेकर भागा था, वह उसी समय से उसके पीछे थी। शिकारगाह पर पहुंचकर उसे गोवर्धन की सारी साजिश का पता लग गया और उसने गोमती को बेहोश करके एक तरफ डाल दिया। कांता बनकर जो काम गोमती को करना था वह खुद वंदना ने किए। पग सिर्फ इतना रहा कि गोमती गोवर्धन सिंह की भलाई में का ये काम करती, परंतु वंदना उन्हें धोखा देकर विजय को पुनः गौरव सिंह इत्यादि के पास ले गई। अगर अब भी याद ना आया हो तो पहले भाग के 68 से 75 और दूसरे भाग का 124 से 130 तक के बयान एक नज़र में पड़ जाए। गोवर्धन सिंह के दूसरे 3 साथियों के नाम लिखने की हम कोई खास ज़रूरत नहीं समझते। इतने से ही हमारा काम बखूबी चल सकता कि गोवर्धन सिंह राजा उमादत्त का अय्यार है और ये सभी इसके अय्यार साथी हैं। हम इनका ये नया बयान उसी समय से लिख रहे हैं जिस वक्त गौरव सिंह बने हुए गोवर्धन सिंह ने अपनी नज़र में कांता बनी गोमती को विजय के कमरे में भेजा। उसने गोमती को समझा दिया था कि उसे विजय को यह यकीन दिलाना है कि वह उसकी पूर्व जन्म की पत्नी कांता है। अपनी चाल को कामयाब करने के लिए उसने शिकारगाह के उस हॉल कमरे का दरवाज़ा खुद ही बाहर से बंद कर दिया और इस समय वे पांचों दरवाजे से कान सटाए अंदर होने वाली आहट और वहाँ होने वाली बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक तो उन्हें विजय और कांता बनी गोमती की आवाज़ें आती रही, किंतु जब आवाज़ें आनी अचानक बंद हो गई तो गोवर्धन सिंह चकराया। वह कुछ देर और कान सटाए ध्यान से सुनने की कोशिश करता रहा, परंतु जब उसे अंदर से सन्नाटा ही मिला तो बौखलाकर बोला, रोशन सिंह, हमें अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। आवाज़ तो मैं भी नहीं सुनता हूँ गोवर्धन सिंह। रोशन सिंह खुद भी तरद्दुद में फंसा हुआ था।
पता नहीं गोमती को क्या हो गया। उसे तो विजय को पूरा यकीन दिलाना था कि वही काम था। तभी तो हम विजय को यहाँ से आसानी से लेकर राजा उमदद की खिदमत में पेश कर सकते थे। मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। गोवर्धन के तीनों साथियों में से एक बोला। लेकिन गड़बड़ हो क्या सकती, दूसरा बोला। वे बोलने में ही लगे रहे उधर गोवर्धन सिंह इतना उतावला हुआ कि एक ही झटके में उसने हॉल का दरवाज़ा खोल दिया। खाली हॉल पर नजर पड़ते ही वे सब भौचक्के रह गए। हॉल का खुला रोशनदान इस बात का गवाह था कि वे दोनों इस रास्ते से भागे। वे पांचों ही कुछ देर बौखलाए हुए से शिकारगाह में इधर उधर घूमते रहे। कदाचित वे गोमती और विजय को शिकारगाह में ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ये तो पाठक भी जानते हैं कि उन्हें भला इस काम में किस तरह सफलता मिल सकती थी। इसका क्या मतलब हुआ? थक हार कर रोशन सिंह गोवर्धन सिंह से वो गोमती ने मैं धोखा के दिया। अरे! गोवर्धन सिंह एकदम इस तरह चौंक कर बोला मानो उसे रोशन सिंह के उपरोक्त वाक्य से कोई नई बात सूझी। वह तेजी के साथ हॉल से निकलकर शिकारगाह में अलग थलग बनी उस कोठरी में पहुंचते ही चौंक पड़ा, क्योंकि कांता बनी हुई गोमती एक तरफ कोने में बेहोश पड़ी थी। उसके पास ही किसी के हाथ का लिखा एक कागज पड़ा था। बाकी चारों भी उसी के पीछे चपट कर वहां पहुंच गए। बेहोश गोमती को देखकर वे सब बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खैर, हम ये लिखते हैं कि गोवर्धन सिंह ने वह लिखा हुआ कागज़ उठाया और पढ़ा। कागज़ का मजमून कुछ इस तरह का था। प्यारे अय्यार गोवर्धन सिंह, ये तो मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ कैसे आ गए, परंतु इतना अनुमान ज़रूर लगा लिया है कि किसी तरह से तुम्हारे राजा उमदद को ये पता लग गया है कि राक्षस नाथ के तिलिस्म पर विजय और अल्बान से ही तोड़ सकते हैं। ये भी पता लग गया होगा कि ये दोनों पूर्व जन्म के सगे भाई हैं। विजय यानी पूर्व जन्म के देव सिंह मेरे पिता और अल्फांसे यानी पूर्व जन्म के मेरे चाचा शेर सिंह हैं। इन दोनों के बिना राक्षस नाथ का वह तिलिस्म किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। और किसी तरह तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि गुरबचन सिंह ने हमें बता दिया है कि विजय कहाँ है। यहाँ है। हमारी ही तरह तुम भी यहाँ विजय को हासिल करने आए, किंतु तुम्हारे इरादे नापाक हैं। तुम अपनी जिस अय्यार साथी यानी गोमती को हमारी माँ अर्थात कांता बनाकर हमारे पिता को धोखा देना चाहते थे, उसका हाल तुम देख ही रहे। हमारे पिता की दिमागी हालत जैसा कुछ ऐसी है कि वे यह सोच भी नहीं सकते कि उनकी पत्नी कांता तो उस तिलिस्म में फंसी पड़ी है, फिर भला बाहर कैसे हो सकती है। मैं तुम्हारी सारी हरकतें उसी समय से देख रही थी जब से तुम मेरे पिता को यहाँ लाए। तुम्हारी गोमती तुम्हारे सामने पड़ी है और मैं खुद कांता बनकर अपने पिता को मुनासिब जगह पर लिए जा रही। आगे से याद करके बेकार में हमसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना इस बार हम तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। वंदना। पत्र पढ़ते पढ़ते गोवर्धन सिंह का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। सभी ने यह पत्र पढ़ा और अपने माथे पीट लिए। इस बदकार ने तो सारे किए धरे पर पानी फेर दिया, गोवर्धन ने कहा। लेकिन सोचना तो यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गोमती को होश में लाओ। गोवर्धन सिंह का यह आदेश पाते ही एक आदमी गोमती के पास पहुंचा और उसे लकलका सुमाकर होश में लाया। उसके होश में आने पर गोवर्धन ने पूछा, क्या हुआ था? तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम लोग उस हॉल में बैठे हुए विजय से बातें कर रहे थे और मैं वहाँ कांता बनी तुम्हारे बुलावे का इंतजार कर रही थी। गोमती ने कहना शुरू किया कि अचानक ही वहाँ वंदना आई। उसे देखकर अभी मैं चीखना ही चाहती थी कि वह किसी शेरनी की तरह मुझ पर झपट पड़ी। उसके हाथ में बेहोशी की बुकनी से भरा एक रुमाल था। मेरे चीखने से पहले उसने वो रुमाल मेरी नाक पर रख दिया और तुम बकरी की तरह बेहोश हो गए। गोवर्धन सिंह झुंझलाहट और क्रोध में व्यंग्य के साथ दो। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं रहा कि क्या कुछ हो रहा है। गोमती ने कहा, क्या तुमने वंदना को पकड़ लिया? पकड़ा नहीं? लानत है तुम पर। रोशन सिंह झुंझलाकर बोला, तुम अकेली वंदना पर काबू नहीं कर सकी? देखो, इस तरह डांटो मत रोशन से। गोमती भी गुस्से में आ गई। मुझे लगता है वंदना ने तुम्हें ज़बरदस्त धोखा दिया, इसलिए ऐसे उखड़े हुए थे। तब तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तो चलो अकेली थी, तुम तो 5-5 मर्द वंदना से धोखा खा गए। इन बेकार की बातों को छोड़ो। एकाएक गोवर्धन सिंह उनके बीच में बोला, इस तरह की बातें करने से हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अब तो हमें यही सोचना है कि जो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी वंदना को यहाँ से गए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अगर हमें ये पता लग जाए कि वंदना उसे कहाँ ले गई है तो हम आसानी से उसे धोखा देकर अपना काम निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से तो वंदना गौरव सिंह के पास ही जाएगी, गोमती ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है। रोशन सिंह ने उसका समर्थन किया। और मैं जानता हूँ कि इस समय गौरव सिंह कहाँ है। गोवर्धन जल्दी से बोला, आओ अपने घोड़ों पर सवार होकर हम उधर ही चलते हैं। बाकी बातें आगे के हालात देखकर करें। इस तरह से वे पांचों और साथ में गोमती घोड़ों पर सवार होकर वहां से जंगल में उस तरफ को रवाना हुए जिधर विकास, रघुनाथ, रैना, ब्लैक बॉय और ठाकुर निर्भय सिंह के साथ गौरव सिंह भी था। और वह वंदना विजय को लेकर वहीं पहुंची थी। वहाँ का हाल, वंदना को उनके सामने आना और उनके बीच वहाँ होने वाली बातचीत पाठक दूसरे भाग में पढ़ाएं।
यहाँ तो उस जगह का वर्णन हम पाठकों के समक्ष ये भेद स्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि उनके बीच होने वाली आखिरी कुछ बातें गोवर्धन सिंह इत्यादि ने बखूबी सुन ली थी। वंदना और विकास इत्यादि के बीच हुई बातें अगर पाठकों को याद ना हो तो दूसरे भाग के 128 से 130 तक के पेज पढ़ जाए। यहीं से हम गोवर्धन सिंह और उसके साथियों में होने वाली वे बातें लिखते हैं जिन्हें पाठकों ने हमारे पिछले कथानक में कहीं नहीं पढ़ा। क्यों ना हम पहले की तरह इस बार भी विजय पर कब्जा कर लें। ये बात रोशन सिंह ने धीरे से गोवर्धन सिंह के कान में कही। नहीं, गोवर्धन सिंह ने उसी तरह धीरे से जवाब दिया। इस तरह कुछ फ़ायदा न मिलेगा। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। मुनासिब मौका लगते ही इस बार हम ऐसी चाल चलेंगे कि इस बार हमारी जीत है। इस समय तो हमें इन लोगों का पीछे ही करना चाहिए था। लेकिन गोवर्धन सिंह, तुम चाल क्या चलोगे? गोमती ने पूछा। सब्र से काम लो, गोवर्धन सिंह बोला। इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह तो विजय को कभी हम ले जाएंगे और कभी वे। इस बार हमें कुछ ऐसी तरकीब लड़ानी है कि उन्हें मालूम भी ना चल सके और हम उन सबको ही एक साथ अपने कब्जे में दे सके। ये भला कैसे हो सकता है? रोशन सिंह ने पूछा। तुम चुप रहो, गोवर्धन सिंह आदेशात्मक स्वर में बोला। उमादत्त ने इस मंडली का मुखिया बनाकर मुझे यहाँ भेजा। तुम सबको मेरे आदेशों का पालन करना। बस जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा करते जाओ। देखो, वो सब चल दिए, अब उनका पीछा कर। इस तरह से ये लोग विकास, गौरव सिंह, वंदना, रघुनाथ, रैना, ब्लैक बॉय और ठाकुर निर्भय सिंह के पीछे लगते हैं। इस बात का उन्हें ख्याल भी नहीं था कि दुश्मन मौके की तलाश में घात लगाए हुए उनके पीछे लगे। भूत प्रेत विशेषज्ञ के यहाँ होने वाली घटना भी इन्होंने उसी शांति के साथ देखी और सुनी। पाठक याद के लिए पहले भाग का आखिरी बयान पढ़ी। इसके बाद उनके पीछे पीछे गोवर्धन इत्यादि भी राजनगर पहुंचे। अब वे लोग उनका इतनी देर तक पीछा कर चुके थे कि वे भली प्रकार जान गए थे कि उन सब लोगों का आपस में क्या संबंध है। जिस समय वे सब राजनगर में पहुंचकर रघुनाथ की कोठी के अंदर चले गए तो गोवर्धन बोला, हम सब तो अंदर जा नहीं सकते और अपना मौका हासिल करने के लिए हमें उनकी बातें सुनना, उनके इरादे जानना बहुत ज़रूरी है। तुम उस सामने वाली दुकान में बैठकर कुछ खाते रहो, मैं अंदर जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर गोवर्धन सिंह दबे पाँव खुद को छुपाता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। मुख्तसर ये कि उसने सब कुछ सुना। उसके सामने ही ब्लैक बॉय को स्टीमर का प्रबंध करने के लिए भेजा गया और ठाकुर साहब अपनी और रघुनाथ की छुट्टियां मंजूर कराने के लिए कमरे से बाहर निकले। उनके निकलते ही गोवर्धन सिंह उस जगह से अलग हो गए जहाँ पर छुपा हुआ वह सब कुछ सुन रहा था। ठाकुर साहब के पीछे ही पीछे वह बाहर आया। ठाकुर साहब कोठी से बाहर निकले और पैदल ही एक तरफ को चल दी। सामने के होटल जिसे गोवर्धन सिंह ने दुकान कहा था, मैं, रोशन सिंह, गोमती और उसके तीनों साथी बैठे थे। गोवर्धन सिंह ने उन्हें इशारे से बुलाया। ठाकुर साहब इन सब बातों से बेखबर टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़े चले जा रहे थे। वे तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके पीछे कितने खतरनाक दुश्मन लगेंगे। काश ठाकुर साहब जान जाते कि इस बार उनका मुकाबला दिमाग के जोर पर जीने वाले लोगों से है। गोवर्धन सिंह का इशारा पाते ही रोशन सिंह, गोमती और उनके तीनों साथी होटल से बाहर आ गए। ये जो आदमी सामने जा रहा है, इससे पहले जो आदमी बाहर निकला था वह किधर गया? उनके पास पहुँचे ही गोवर्धन सिंह ने पूछा। वह भी इधर ही गया था, जवाब रोशन सिंह ने दिया। तुम जानते हो कि उसका नाम क्या था? गोवर्धन सिंह ने उसका अगला सवाल किया। आपस में होती हुई उनकी बातें सुनते इतना वक्त गुजर गया, रोशन सिंह बोला। अब भी अगर उसका नाम पता नहीं लगेगा तो मैं क्या खा कर यार हूँ। उसका ही नहीं, मुझे इन सभी के नाम पता लग गए हैं। उसका नाम अजय और जिसके पीछे तुम निकले हो यह विजय के पिता ठाकुर निर्भय सिंह है। इन सब के आपस में मुझे रिश्ते भी पता है। बहुत बढ़िया, गोवर्धन उसके जवाब से खुश होता हुआ बोला। तो सुनो। इतना कहने के बाद उसने रोशन सिंह के कान में धीरे धीरे कुछ कहा। रोशन सिंह इस तरह करता हिलाता रहा मानो वह सब बातें धीरे धीरे समझ रहा। कुछ देर पश्चात गोवर्धन सिंह ने उसके कान के पास से अपना मुंह हटाया और बोला, बस अब ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करना, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो। देखो, निर्भय सिंह निकला जा रहा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद गोवर्धन सिंह उनमें से किसी की बात सुनने तक के लिए वहाँ नहीं रुका और ठाकुर साहब के पीछे चल दी। जाते समय उसके कानों ने गोमती की आवाज़ ज़रूर पड़ी, जो रोशन सिंह से ये पूछ रही थी कि इसके कान में क्या कहा था। रोशन सिंह उसे बता रहा है या नहीं, इस बात का ख्याल किए बिना गोवर्धन सिंह आगे बढ़ गया। टैक्सी स्टैंड से निर्भय सिंह ने एक टैक्सी ली। गोवर्धन सिंह ने भी उनका अनुकरण किया। ठाकुर साहब अपनी कोठी पर पहुंचे थे। कदाचित वे यात्रा की कोई खास तैयारी करना चाहते। उसी समय गोवर्धन सिंह के दिमाग में तरकीब आई और उसने एक कागज़ पर जल्दी जल्दी कुछ लिखा। अगले कुछ क्षणोपरांत वह ठाकुर निर्भय सिंह की कोठी में दाखिल हो गया। आई जी साहब, आई जी साहब। अंदर पहुंचते ही अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह ऐसा अभिनय कर रहा था मानो उसे ठाकुर निर्भय सिंह से बहुत ही ज़रूरी काम था।
ऐसे उसका नसीब ही कहा जाएगा कि इस समय कोठी में ठाकुर नरवर सिंह के अलावा कोई नहीं था। विजय की माताजी विजय की छोटी बहन कुसुम के साथ अपने मायके गई हुई थी और घर का कोई भी आदमी इन दिनों कोठी पर नहीं था, इसलिए सभी नौकर भी छुट्टी पर थे। उस समय ठाकुर साहब बाथरूम में जाकर नहाने की सोच रहे थे जब गोवर्धन सिंह की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वे फौरन बाहर निकल कर आए और एक गंवारू से आदमी को इस तरह चीखता हुआ देखकर बोले, कौन है, क्या बात है? आई जी, मुझे आई जी साहब से मिलना है। गोवर्धन सिंह किसी घबराए से आदमी का अभिनय करता हुआ उनके पास आया। हाँ बोलो, हम ही आई जी हैं, क्या काम है? ठाकुर साहब ने कहा। आप आई जी हैं? गोवर्धन सिंह ने कहा। मुझे बचाइए। कहता हुआ गोवर्धन सिंह एकदम उनके करीब पहुंच गया। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? ठाकुर साहब ने पूछा। मुझे मुझे बदमाशों का वह यह खत मिला है। कहते हुए गोवर्धन सिंह ने एक कागज़ निकालकर ठाकुर साहब को पकड़ा दिया। उन्होंने कागज़ खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, शंकर दयाल, हम तुम्हें इस खेत के साथ एक डिबिया भेज रहे हैं। तुम जानते हो कि हमने तुम्हारे इकलौते लड़के को उठा लिया। इस खत के साथ जो डिबिया हम भेज रहे हैं वह तुम आई जी के घर पर जाकर उसे दे दे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे। ध्यान रहे, यह डिबिया आई जी के पास पहुंचनी ही चाहिए। ये कागज़ तुम्हें किसने दिया? ठाकुर साहब ने उसे पढ़ने के बाद पूछा। उन्हीं बदमाशों ने। कौन बदमाश? जिन्होंने मेरे लड़के को उठा लिया। गोवर्धन सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मेरे लड़के को बचा लीजिए आई जी साहब। आप मुझसे ये डिबिया ले लीजिए जो उन बदमाशों ने मुझे दी। कहते हुए गोवर्धन सिंह ने बटुए में से एक डिबिया निकाली। लाओ, ये डिबिया हमें दिखाओ। कहते हुए ठाकुर साहब ने वह डिबिया ले ली। ये एक इतनी छोटी सी डिबिया थी जैसे काजल की होती है। ठाकुर साहब ने वह डिबिया खोली। काफ़ी जोर लगाने पर तो वह खुली, पर खुलने पर ठाकुर साहब ने देखा कि इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। उसमें चमकीला सा मरहम जैसा एक पदार्थ था। मरहम में से एक तेज सुगंध आ रही थी। ये खुशबू ठाकुर नरवै सिंह को बहुत ही प्यारी लग रही थी। एकाएक ही ठाकुर साहब के दिमाग में शब्द गूंजा, खतरा। लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वे अय्यारी के जाल में फंस गए। यह ख्याल उन्हें उस समय आया जब उनकी चेतना उनका साथ छोड़ने लगी। डबिया उनके हाथ से छूटी और वे भी धड़ाम से फर्श पर गिरे। वे बेहोश हो चुके थे। गोवर्धन सिंह अपनी सफलता पर मुस्कुरा उठा था। अजय, यानी ब्लैक बॉय ने स्टीमर का प्रबंध करने के लिए सीक्रेट सर्विस के चीफ की अजय से सीधे गृह मंत्रालय से बात की थी। सारा इंतजाम करके वह अपनी कार से लौट रहा था। सुपर रघुनाथ की कोठी शहर की आबादी से अलग थलग एक ऐसे इलाके में थी जहाँ सड़कें अक्सर वीरानी रहती थी। ब्लैक बॉय उस सुनसान इलाके में प्रविष्ट हो चुका था। रघुनाथ की कोठी पर पहुंचने के लिए वह जैसे ही सड़क के आखिरी मोड़ पर मुड़ा, विंड स्क्रीन में से वह सामने का दृश्य देखते ही चौंक पड़ा। सामने से 3 गंवारू से आदमी बेतहाशा इधर ही भागे चले आ रहे थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पीछे विजय दौड़ रहा था। ब्लैक बॉय देखते ही समझ गया कि कुछ घपला है। उसने एकदम पूरी शक्ति से गाड़ी के ब्रेक लगाए और उन तीनों के पास आने से पहले एक जंप के साथ बाहर कूद पड़ा। न केवल कूद पड़ा बल्कि उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और गरजा, रुक जाओ, अगर भागे तो गोली मार दूंगा। वे तीनों एकदम ठिठक गए जबकि उनके पीछे विजय दौड़ता हुआ चीखा, वाह प्यारे काले लड़के, क्या मौके पर मारा पकौड़ी वाले को। और इसके बाद उन तीनों में से किसी ने भी कोई खास विरोध नहीं किया। तीनों को गिरफ्त में लेने होगा। ब्लैक बॉय ने विजय से पूछा, सर, ये लोग कौन हैं और आप इनके पीछे क्यों दौड़ रहे थे? ये सब साले वही हैं जो मैं पकड़ कर ले गए थे और मैं कांता से मिलाया था, विजय बोला, जिनके लिए माय डियर सर ने बताया था कि ये उमदत के अय्यार हैं। ये अपने तुला राशि के घर में एक जगह छुपाकर ये डिबिया रख रहे थे कि हमने इनके दर्शन कर लिए। हमने इनसे चीख कर कहा कि हमें इन्हें एक झकझकी सुनाना चाहते हैं और ये है कि झकझकी का नाम सुनते ही इस तरह भाग लिए। डिबिया? लगभग हल्के से चौंका। कैसी डिबिया? वो तो हम तुम्हें दिखाई देंगे बहरे, विजय ने कहा। पहले ये बताओ कि स्टीमर कहाँ है? आज रात 9 बजे राजघाट पर पहुंच जाएगा, ब्लैक बॉय ने बता दिए। अब तुम ये करामाती डिबिया देखो, विजय ने एक डिबिया ब्लैक बॉय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हमारा ख्याल है कि पाठक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा। इस दृश्य के बारे में हम अधिक विस्तार से न लिखकर मुख्तसर में ही लिख देना काफ़ी समझते हैं कि ब्लैक बॉय का भी वही हाल हुआ जैसा कि आप ठाकुर साहब का पढ़ाएं। उसके बेहोश होते ही विजय बने हुए रोशन सिंह और उसके तीनों साथियों ने ब्लैक बॉय को कार में डाल दिया। पास ही छुपी हुई गोमती भी कार के पास पहुंच गई। उसके पहुंचते ही रोशन सिंह ने कहा, गोवर्धन सिंह ने यह तरकीब बताई तो अच्छी थी, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हम अपने काम में इतनी आसानी से सफल हो जाएंगे। अभी वे ये बातें कर ही रहे थे कि पिछले मोड़ पर से ठाकुर साहब वाली जीप मुड़ी और उसमें से गोवर्धन सिंह उतरा। क्या रहा? इसने पूछा। हमने तुम्हारे कहे अनुसार काम किया, रोशन सिंह ने कहा। अब आगे क्या करना? इससे तुमने ये तो पूछ ही लिया होगा कि स्टीमर कितने बजे और कहाँ पहुँचेगा, गोवर्धन सिंह ने पूछा और स्वीकारात्मक जवाब सुनकर बोला, बस अब हमारा काफ़ी कुछ काम हो गया।
अब मुझे ठाकुर निर्भय सिंह और तुम्हें अजय बनकर उनके बीच में मिल जाना। लेकिन चेहरे इनकी तरह पोत लेने के लिए हमारे पास जगह कहाँ? ओमती ने पूछा। ठाकुर निर्भय सिंह की कोठी खाली पड़ी है, रोशन सिंह ने कहा। अपना काम करने के लिए हम उसी को अपना अड्डा बना सकता। वक्त कम है, जल्दी चले। बाकी बातें आराम से वहीं बैठ कर होंगे। अब हमें देखना है कि गौरव सिंह किस तरह सफल होता है। चौथा बयान। मठ के ऊपर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनते ही पिशाचनाथ, रामकली, बलदेव सिंह और बिहारी सिंह चौंक पड़े। कई शायद तक वे बौखलाए हुए से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। पिशाचनाथ ने घूरकर बिहारी सिंह को देखा और गुर्राया। तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे बलदेव सिंह ने सब बता दिया। ज़रूर बताया होगा, बिहारी सिंह ने कहा, और जो कुछ भी बताया वह ठीक भी हो गया, लेकिन वह सब कुछ अब गलत हो गया। आप मेरा यकीन कीजिए, इस वक्त मैं यहाँ आपका दुश्मन नहीं दोस्त बनकर आया। देखिए, ऊपर मेरे पिताजी की सेना आ चुकी, थोड़ी देर में वे यहाँ पहुँच जाएंगे। किसी भी तरह से यहाँ से निकल चलिए। आप सबको तो वे गिरफ्तार कर ही लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी भी खैर नहीं। अभी पिशाचनाथ को सोचना ही चाहता था कि मठ की सीढ़ियों पर से उतरते हुए किन्हीं आदमियों की आहट उन तक पहुंची। पिशाचनाथ ने जल्दी से फैसला किया और बोला, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वह उस कोठरी की दीवार में लगी एक खूंटी पर पहुंच गया। तीनों के देखते ही देखते वह खूंटी पकड़कर झूल गया। नतीजा ये निकला कि गड़गड़ाहट के साथ कोठरी की दीवार में एक रास्ता पैदा हो गया। अभी बिहारी सिंह का दिमाग उधर ही था कि पिशाच ने चीते की तरह फुर्ती से झपट कर न केवल बिहारी सिंह को दबोच लिया, बल्कि इससे पहले कि बिहारी सिंह को समझ पाए, उसने बिहारी सिंह के माथे की कोई नस दबाकर उसे बेहोश कर दिया। जल्दी से इस सुरंग में घुस जाओ, जल्दी से इस सुरंग में घुस जाओ, बिहारी सिंह के बेहोश शरीर को संभाल कर पिशाचनाथ बोला। हालांकि बलदेव सिंह पिशाचनाथ से कुछ सवालात करना चाहता था, किंतु उपयुक्त मौका न जानकर उसने अपनी इस इच्छा की हत्या कर दी और वे तेजी से उस रास्ते में समा गए। रामकली भी उनके साथ थी। पिशाचनाथ कमरे में जलती हुई वह मोमबत्ती उठाकर ले जाना नहीं भूला था। जैसे ही वे रास्ते के पार हुए, हमने उन्हें एक पतली और लंबी सुरंग में देखा। उधर की दीवार में भी एक खूंटी लगी हुई थी। पिशाच ने उस खूंटी को दबाया तो कोठरी और सुरंग का वह दरवाज़ा बंद हो गया। पिशाचनाथ के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती अपनी क्षमतानुसार उस सुरंग को रोशनी प्रदान कर रही थी। बलदेव सिंह ने वह मोमबत्ती पिशाचनाथ के हाथ से ले ली और सुरंग में पिशाच और रामकली के आगे रोशनी करता हुआ चलने लगा। इस रास्ते को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ चाचा, आगे बढ़ते हुए बलदेव सिंह ने कहा। ये रास्ता कहाँ खुलता है? तुम ज़रूर पहली बार देख रहे हो बेटे, लेकिन हमारे दोस्त और तुम्हारे पिताजी श्यामा सिंह बखूबी जानते हैं कि ये रास्ता कहाँ खुलता है, पिशाचनाथ बोला। अभी कुछ दिन और हमारा इरादा तुम्हें इस रास्ते को बताने का नहीं था, लेकिन आज मजबूरी में बता रहे। तो बताइए ना चाचा जी, बलदेव सिंह ने व्यग्रता से पूछा। ये रास्ता कहाँ खुलता है? तुम्हारे घर पर, पिशाचनाथ ने मुस्कुरा कर कहा। क्या? बलदेव सिंह चौंका। हाँ, पिशाच ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद तुम खुद को जब अपने घर पर ही पाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। कुछ देर तक वे सुरंग में आगे बढ़ते रहे और इसी तरह की बातें होती रही। फिर एकाएक बलदेव सिंह ने बातों का रुख बदला। लेकिन चाचा जी, आपने बिहारी सिंह को धोखे से एकदम बेहोश क्यों कर दिया? कमाल है बेटे बलदेव सिंह, तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके, पिशाचनाथ बोला। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि ये दुश्मन का बेटा है। तुम्हारे बताए अनुसार इसने भी हमारे खिलाफ अपने पिता की खूब मदद की। जमुना को फंसाकर इसने अपना काम निकालना चाहा, और अब अचानक इसका मठ में आना और हमसे हमदर्दी जताना कुछ समझ में नहीं आया। इसकी बातों का किसी भी तरह यकीन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसके कहने के कुछ ही देर बाद मठ के ऊपर से आने वाले घोड़ों की टापों ने मुझे किसी तरह का नतीजा नहीं निकालने दिया। लिहाजा मैंने यही फैसला किया कि इस समय यहाँ से निकलें और किसी मुनासिब जगह पर पहुंचकर इससे बातचीत करें। हम ये गुप्त रास्ता इसे दिखा नहीं सकते थे, इसलिए इसको बेहोश कर देना बहुत ज़रूरी था। वो देखो, सामने सुरंग बंद है। पिशाचनाथ के आखिरी अल्फाज सुनकर बलदेव सिंह की नज़र सामने पड़ी। हकीकत में सुरंग आगे बंद हो गई थी। दाहिनी तरफ एक पत्थर रखा है, ताकत लगाकर उसे हटाओ, पिशाचनाथ ने बताया। उसके हटाने पर खाली जगह मिलेगी, उसमें हाथ डालो, तुम्हारे हाथ में एक खूंटी टकराएगी, उस खूंटी को जोर से दबा दो। और जब बलदेव सिंह ने पिशाचनाथ की बताई हुई सारी बातें पूरी कर ली तो हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ सुरंग की छत में से एक लोहे की सीढ़ी नीचे आने लगी। एक ही शायद बात फर्श और छत के बीच आने जाने के लिए ये सीढ़ी माध्यम बन गई। रामकली तरद्दुद के साथ ये सब कुछ देख रही थी। पिशाचनाथ ने सबसे पहले बिहारी सिंह को कंधे पर लटकाए डंडे पर पैर रखा। पाठकों, इस समय हम आपको एक बहुत ही गहरे भेद की केवल एक हल्की सी झलक देते हैं। अगर आप उस हल्की सी झलक से पूरे रहस्य को जान जाएं तो वास्तव में आप जीनियस हैं। सबसे पहले पिशाच का सीढ़ी पर चढ़ना,
और इससे आगे भी 2-4 लाइनें जो हम लिखने जा रहे हैं उनमें उस भेद की झलक है। पिशाचनाथ तेजी से 4 डंडे पार कर गया। इस समय उसका हाथ 7वें डंडे पर था। यह गौर करने की बात है कि उसने 7 नंबर के डंडे को 3 बार एक खास ढंग से दबाया और इस बात का भी उसने पूरा ख्याल रखा कि उसकी इस हरकत को रामकली और बलदेव सिंह में से कोई नोट ना कर ले। इतना करके वह तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। जब तक वह आखिरी डंडे पर पहुंचा, सुरंग की छत का थोड़ा सा भाग खुला और वह उसमें समा गया। सुरंग की छत के ऊपर एक कोठरी थी। कोठरी में एक शादीशुदा औरत थी जो पिशाचनाथ को देखते ही उसकी ओर झपटी। अभी वह पिशाचनाथ से कुछ बोलना ही चाहती थी कि पिशाचनाथ ने एक गुप्त संकेत करके उसे चुप रहने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर वह औरत चुप हो गई। पिशाचनाथ के पीछे रामकली और बलदेव सिंह भी सीढ़ी पर चले आ रहे थे। हम आपको एक बहुत ही गहरे भेद की झलक दे चुके हैं। अगर आप समझ गए तो निसंदेह जीनियस है, और नहीं समझे हैं तो आगे के बयानों में समझ जाएंगे। हाँ, इतना हम अवश्य बता सकते हैं कि ये कथानक जो आप इस समय पढ़ रहे हैं पहले भाग के बहुत से भेदों को खोलने वाला है। हम आशा करते हैं कि चौथे भाग के अंत तक आप संतति के कथानक को बहुत कुछ साफ साफ समझने लगेंगे। वे 4 आदमी बंदर से क्यों डरे थे, ये भेद भी बस अब खुलने ही वाला है। खैर, पिशाचनाथ के बाद एक एक करके रामकली और बलदेव सिंह भी ऊपर कोठरी में पहुंच जाते हैं। बलदेव सिंह को देखते ही वह शादीशुदा औरत चौंक पड़ती है और कहती है, अरे बलदेव बेटे, तुम अपने चाचा के साथ इस रास्ते से? हाँ माँ, बलदेव सिंह बोला। पिशाच चाचा ने बताया कि आज मजबूरी की वजह से इस रास्ते का भेद मुझ पर खुल गया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? बलदेव सिंह की माँ ने पूछा। तारा भाभी, पिशाचनाथ ने उस औरत को संबोधित करके कहा, यह बातें बहुत लंबी, आराम से बैठकर हूँ। पहले ज़रा ये बताओ कि श्यामा सिंह भी घर में है या हमेशा की तरह गायब है? इस समय हमारी बातों में उनका होना भी बहुत ही ज़रूरी है। वे तो सुबह से ही गिरधारी सिंह के यहाँ शतरंज खेलने गए। मैंने कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन जब शतरंज पर बैठ जाते हैं तो फिर भला उन्हें मेरी कहाँ याद रहती। हाँ, गिरधारी का लड़का बागी सिंह ज़रूर बैठक में बैठा है। तो फिर हम सब बैठक में ही चलते हैं, पिशाचनाथ ने कहा। यह रास्ता बंद कर दो, हम बागी सिंह को भेजकर श्यामा सिंह और गिरधारी सिंह को बुलाते हैं। इस तरह वह कोठरी से निकलकर श्यामा सिंह के मकान के दालान में आ गया। मठ का रास्ता अपने घर तक पहुंचता देखकर आज बलदेव सिंह को बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह अपने घर में पहुंच गया। उसे इस बात का भी अचरज था कि वह इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसे कभी इस गुप्त रास्ते का पता नहीं लगा। इन्हीं ख्यालों में खोया वह पिशाच और रामकली को बैठक में ले आया। श्यामा की पत्नी तारा सुरंग और कोठरी के बीच का रास्ता बंद करने में लग गई थी। जैसा उसने बताया था, बैठक में बागी सिंह बैठा था और उन्हें देखते ही वह उठा और बोला, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, पिशाचनाथ ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद बागी सिंह ने रामकली को चाची और बलदेव सिंह को भैया कहकर नमस्ते की। कुछ देर बाद पिशाचनाथ ने बेहोश बिहारी सिंह को बैठक की ज़मीन पर लिटा दिया। बागी सिंह ने पूछा कि ये कौन है, लेकिन पिशाच ने उसे उसके सवाल का जवाब देने की जगह ये आदेश दिया कि वह फौरन अपने घर से अपने पिता गिरधारी सिंह और चाचा श्यामा सिंह को बुला लाए। आदेश मिलते ही बागी सिंह चला गया। तारा रसोई में जाकर मेहमान नवाजी का इंतजाम करने लगी। कोई 30 शायद बाद बागी सिंह गिरधारी सिंह और श्यामा सिंह को लेकर वहां पहुंचा। औपचारिकता की ज़रूरी बातों के बाद गिरधारी सिंह काम की बात पर आता हुआ बोला, ये तो शैतान सिंह का लड़का बिहारी सिंह लगता है, इसे तुमने क्यों पकड़ लिया? गिरधारी सिंह की बात का जवाब देने से पहले पिशाचनाथ ने रामकली से कहा, तुम जाकर तारा भाभी के काम में मदद करो। रामकली के जाने के बाद पिशाचनाथ ने यूं कहना शुरू किया, हम सब, श्यामा सिंह, मैं, गिरधारी, बलदेव सिंह और बागी सिंह राजा दलीप सिंह के अय्यार, हम सब उनके नौकर, और दलीप सिंह की भलाई के लिए काम करना हम सबका धर्म है। मैं आप सबको आज एक ऐसे भेद की बात बताता हूँ कि हमारे मालिक ने सारी जिम्मेदारियाँ केवल मुझ पर छोड़ी थी, लेकिन आज कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि उस जिम्मेदारी से पैदा होने वाली मुसीबतों को मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। कहो पिशाच, वह जिम्मेदारी क्या है? श्यामा सिंह बोला, हम सब अपने मालिक के लिए जान तक दे सकते हैं। ये तो मैं नहीं जानता कि दलीप सिंह के हाथ रक्तकथा कहाँ से लग गई। रक्तकथा? एक साथ सभी चौंक पड़े। हाँ, पिशाचनाथ बोला, ये तो मैं भी नहीं जानता कि रक्तकथा हमारे राजा को किस जरिए से मिली, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वह रक्तकथा दलीप सिंह ने मुझे सौंपी और कहा कि इसे संभाल कर रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम हमें ये सब बातें विस्तारपूर्वक नहीं बता सकते? इसका विस्तार कोई ज़्यादा लंबा नहीं, पिशाच ने कहा। बस इतना ही है कि आज से कोई 6 महीने पहले एक दिन राजा दलीप सिंह ने मुझे तलब किया और तकलिये में मुझे बताया कि राक्षसनाथ के तिलिस्म की चाबी यानी रक्तकथा बड़ी मेहनत से हमारे हाथ लग गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि पिशाचनाथ, तुम जानते हो राक्षसनाथ की लिखी हुई ये रक्तकथा एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से आदमी हासिल करना चाहता है, लेकिन किसी ज़रिए से ये हमारे हाथ लग गई है।
हो सकता है इस रक्तकथा की कहानी तुम भी बहुत कुछ जानते हो, उसे दोहराने का तो समय नहीं है। तुम इस वक्त केवल इतना ही समझ लो कि ये दुनिया की सबसे नायाब चीज़ है और इसको हम तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम इसे संभाल कर रखो, हम वक्त पड़ने पर इसे तुमसे मांग लेंगे। लेकिन सावधान रहना, न जाने कितने व्यक्ति इसे हासिल करना चाहते हैं। तुम इसकी रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करोगे। इस तरह की कुछ बातें बताकर उन्होंने मुझे रक्त कथा सौंप दी। मैंने उसे एक बहुत ही गुप्त स्थान पर मुनासिब जगह रख दिया। आज से 4 दिन पहले तक तो रक्त कथा पर किसी तरह की आंच नहीं आई थी, लेकिन 4 दिन पहले से मेरे साथ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही, और ये सब करने वाला बेगम बेनज़ूर का अय्यार शैतान सिंह। उसने क्या क्या किया है? श्यामा सिंह ने पूछा। जवाब में पिशाचनाथ ने वे सारी बातें मुख्तसर में सबको बता दी जिन्हें पाठक पीछे के बयानों में पढ़ आए हैं। पहले शैतान सिंह द्वारा रामकली का अपहरण, वहाँ पर नसीम बानो का रामकली बनना, अगली रात उसके द्वारा नकली रामकली का अपहरण करके असली रामकली को वहाँ रखना, बिहारी और जमुना के संबंध से लेकर यहाँ पहुँचने तक की सारी बातें पिशाचनाथ ने मुख्तसर में सबको बता दी। किंतु टमाटर वाली बात को वह बड़ी सफाई से छुपा गया था। सब कुछ सुनने के बाद गिरधारी सिंह बोला, लेकिन आखिर में तुम्हारे पास बिहारी का आना ये बताना कि उसका पिता इस मठ को घेर रहा है, घर से जमुना का अपहरण हो चुका है, और तुम्हारे चेलों नाहर सिंह, भीम सिंह, बेनी सिंह और गुलशन को गौरव सिंह के अय्यार बताने का चक्कर समझ में नहीं आया, इसलिए तो मैं इसको यहाँ उठाकर लाया हूँ, पिशाचनाथ ने कहा। तो फिर इसे जल्दी से होश में लाकर पूछो कि किस चक्कर में? श्यामा सिंह ने कहा। सबका यही मत था। गिरधारी सिंह के आदेश पर उसके लड़के बागी सिंह ने बिहारी सिंह को लकलका सुंघाया। बिहारी सिंह होश में आया तो उसने अपने आप को आराम से चारपाई पर बैठा पाया। उसने देखा कि सब उसी को घूर रहे थे। पिशाचनाथ ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, हालांकि तुम जानते होगे कि हम सब राजा दलीप सिंह के अय्यार हैं और तुम्हारा पिता शैतान सिंह बेगम बेनज़ूर का अय्यार है। तुम्हें ज़्यादा बातें बताने की हम ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि तुम पहले से बहुत कुछ जानते हो। हम तुमसे इस समय केवल इतना पूछना चाहते हैं कि तुम मठ के नीचे हमारे पास किस इरादे से आए थे। अगर तुमने झूठ बोला तो उसका अंजाम बहुत गलत होगा। असल पूछो तो मैं आपकी जान बचाने में आया था, बिहारी सिंह ने कहा। क्यों? पिशाचनाथ ने घूरते हुए पूछा। तुम्हें हमारी जान से इतना प्यार कैसे हो गया? मुझे मालूम है कि आप सहज ही मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, बिहारी सिंह बोला, लेकिन यह सच है कि एक तरह से मैं अपनी जान को खतरे में डालकर आपको बचाने आया था। मेरे पिता ने मुझे अपने किसी खास सबब से जमुना के पीछे लगाया था। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं किसी तरह से आपकी लड़की जमुना को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। जब वैसा हो गया तो पिताजी ने मुझसे कहा कि आपके घर में कहीं रक्त कथा है, उसे ढूंढने की कोशिश करूं। मैं उस कोशिश में लग गया। इस तरह से बिहारी सिंह ने वह सब कुछ सच सच बता दिया जो पिशाचनाथ को और हमें भली भांति पता है। आखिर में वो बोला, अब आप समझ गए होंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा था अपना पिता के आदेशों पर कर रहा था। विस्तार पूर्वक सारी बातें तो उस समय पता लगी जब पिछली रात के आखिरी पहर में वे एक बार फिर मेरी मां नसीम बानो को आपकी पत्नी बनाकर और आपकी असली पत्नी को पुनः गठरी में बांधकर लौट रहे थे। उन्होंने जमुना को यकीन दिला दिया था कि नकली रामकली ही उसकी माँ है। मुझे तो सारी बातें उन्होंने रास्ते में बताई थी। इसके बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ा और बोले कि तुम अब यहीं रहना, मैं बेगम साहिबा के पास जाकर सारी बातें बताता हूँ। इस समय पिशाचनाथ और रामकली दोनों ही हमारे कब्जे में। अब उनसे रक्तकथा का पता पूछना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। इतना कहकर वे मेरे पास से चले गए और मैं घर पर अकेले ही रह गया। यहाँ पर मैं आपको बहस क्लियर बता रहा हूँ जिस वजह से मुझे आपकी जान की चिंता हो और मैं मठ में आए। असल में उनके बेगम साहिबा के पास चले जाने के बाद मैं उनकी सारी बातों पर विचार करने लगा। बिहारी सिंह अतीत में चला गया। विचार करते करते न जाने क्यों अजीब सी टीस उठी। हालांकि मुझे आपके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अपने दिल की उस हकीकत को बिना बताए मैं आपका विश्वास भी हासिल नहीं कर सकता। क्षमा कर, इसलिए बताता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे अपना मतलब निकालने के लिए जमुना के पीछे इसलिए लगाया था कि मैं उस पर ऐसा जाहिर करूँ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, यानी मैं जमुना को अपने प्रेम जाल में फंसाऊँ। लेकिन आप यकीन करें या ना करें, हकीकत यह है कि मैं वास्तव में ही जमुना से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपने नाटक को नाटक तक ही सीमित नहीं रख सका, बल्कि जमुना से मुझे हकीकत में प्रेम हो गया। उसके भोलेपन ने मेरे दिल में वास्तविक प्यार भर दिया। इस तरह से मेरे पिता ये समझते रहे कि मैं जमुना को अपने प्रेम जाल में फंसाए हूँ, जबकि हकीकत ये थी कि मुझे वास्तव में ही जमुना से प्यार हो गया था। पिताजी के घर से चले जाने के बाद जब मैं पिछली बातों पर विचार कर रहा था तो मेरे दिल से एक आवाज़ उठी कि जमुना के साथ मुझे धोखा नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा था जब जमुना को पता लगेगा कि मैं उससे क्यों प्यार करता था तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं जानता हूँ कि जमुना मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो मेरा ये धोखा भरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।
मैं चाहता था कि मैं पहले ही उससे बातें करके सारी हकीकत खोल दूँ, लेकिन डरता था कि कहीं वह मुझे धोखेबाजी न समझे। मैं यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा था कि किसी के आने की आहट ने मुझे चौंका दिया। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो दरवाजे पर बेगम बेनज़ूर के एक सिपाही को खड़ा पाया। मैं बोला, आपको इसी समय शैतान सिंह ने तलब किया। वे कहाँ हैं? मैंने पूछा। उसने बताया कि वे महल में बेगम साहिबा के पास है। हुक्म की तामील करने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ और महल में पहुंचा। मेरे पिता और बेगम बेनज़ूर के उस कमरे में थे। मुझे देखते ही मेरे पिता ने कहा, आओ बिहारी बेटे, हमने बेगम साहिबा को सब कुछ मुख्तसर में बता दिया है। अब इनका कहना है कि हम कैद में पड़े हुए पिशाचनाथ और रामकली के पास जाएं और किसी भी ढंग से उनसे पूछें कि रक्तकथा कहाँ है। तुम्हें हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम भी हमारे साथ शाही कैद खाने में चलोगे। हालांकि मैं अब दिल से उनके साथ जाना नहीं चाहता था, मगर चाहकर भी इनकार नहीं कर सका और उनके साथ शाही कैद खाने में जाना पड़ा। वहाँ पहुँचते ही हमें पता लगा कि आप दोनों किसी तरह भाग आए। यह जानकर दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई, लेकिन गुस्से के कारण मेरे पिता की क्या हालत थी उसे मैं आपको नहीं बता सकता। वास्तव में ऐसी हालत में उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक भी था। उनके सारे किए धरे पर पानी फिर गया था। कैद खाने में पहरे पर खड़े सिपाही बेहोश पड़े थे। उन्हें होश में लाया गया तो उन्होंने बताया कि एक रहस्यमय नकाबपोश आप दोनों को निकाल कर ले गया था। यह जानकर तो मेरे पिताजी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने मुझे साथ लिया और यह हकीकत जाकर बेगम साहिबा को बताई। इतना सुनकर बेगम साहिबा हतप्रभ सी खड़ी रह गई। अब तुम क्या करोगे शैतान से? बेगम बेनज़ूर बोल। हमने तो सोचा था कि अब हमें रक्त कथा का पता लगना ही चाहता है, लेकिन इस पिशाचनाथ ने तो एक ही चाल में तुम्हारी सारी अय्यारी मिट्टी में मिला दी। हम तो समझते थे कि तुम इस सदी के सबसे बड़े अय्यार हो, लेकिन आज लगता है पिशाचनाथ तुमसे भी बड़ा अय्यार है। बेगम साहिबा की इस बात ने मेरे पिता के सीने में धधकती गुस्से की आग में घी का काम किया। अब तो उनके गुस्से की कोई सीमा न रही और वे बोले, नहीं बेगम साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता। पिशाचनाथ जैसे न जाने कितने अय्यार मेरी अंटी में रहते हैं। अगर वे अपने किसी साथी की मदद से हमारे कैद खाने से फरार होने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सबसे बड़ा अय्यार है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वह यहाँ से निकल कर कहाँ गया होगा। अब चाहे जैसे भी हो, मैं ये पता लगा कर ही दम लूँगा कि रक्त कथा कहाँ है। मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस समय तक चैन नहीं लूँगा जब तक कि मैं रक्त कथा का पता नहीं लगा लूँगा। अभी तक मैं सोचता था कि आसान ढंग से ही पिशाचनाथ को झुका लूँ, लेकिन अब लगता है कि मुझे खुलकर उसके सामने आना ही होगा। अगर तुम रक्त कथा लाकर हमें सौंप दो तो हम समझेंगे कि तुम इस समय के सबसे बड़े अय्यार हो। बेगम बेनज़ूर ने उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहा, चाहे किसी भी ढंग से हो, हमें रक्त कथा चाहिए। तो मुझे इसी समय 100 सैनिकों का एक दस्ता दिया जाए। मेरे पिताजी ने जोश में आकर कहा, जब चाहोगे मिल जाएगा। मैं इसी समय चाहता हूँ, मेरे पिता ने दृढ़ता के साथ कहा। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? बेगम साहिबा ने पूछा। इस तरह तुम्हें भला पिशाचनाथ कहाँ मिले? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ से वह सीधा मठ पर जाएगा। मेरे पिता ने कहा, मैं जानता हूँ कि मठ के नीचे एक तहखाना है जिसका रास्ता मठ के चबूतरे के पास से है। इतनी सेना के साथ मैं आराम से उसे मठ के नीचे से पकड़ सकता हूँ। उधर कुछ सेना के साथ मैं बिहारी को पिशाच के घर पर भेजूंगा। वहाँ बिहारी की माँ और मेरी पत्नी नसीम बानो रामकली बनी हुई है। बिहारी, बीच में ही उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा, तुम सेना लेकर फौरन पिशाच के घर जाओ और उसकी लड़की जमुना को उठाकर यहाँ ले आओ। अगर वह नहीं माना तो अपनी लड़की की लाश उसे देखनी होगी। अगर तब भी नहीं माना तो हम उसकी आंखों के सामने रामबली को कत्ल कर देंगे। मैं अपने पिता का एक एक शब्द सुनकर कांप उठा। एक शायद के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी हार से झुंझलाकर वे पागल हो गए। मैंने कहा, लेकिन पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं सेना लेकर जमुना के पास जाऊंगा तो क्या जमुना हमारा सारा नाटक समझ नहीं जाएगी? वह सब कुछ जान जाएगी। अब हमें जमुना से नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पिता ने कहा, तुम हुक्म की तामील करो और जमुना को पकड़ कर यहाँ ले आओ। उनका ये आदेश सुनकर मैं कांप उठा। उस समय वे बहुत अधिक गुस्से में थे और मैं जानता था कि इस समय उनकी हुक्मदूली करने वाले की खैर नहीं। मैं उन्हें इस वक्त कैसे बताता कि मैं अब जमुना से प्यार का नाटक नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मजबूर होकर मुझे उनसे कहना पड़ा, जैसा आप कहो। और उसी वक्त मेरे साथ 15 सिपाही कर दिए गए। मैं उनके साथ आपके घर की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त मैं कर भी कह सकता था, लेकिन रास्ते में मैं सोच रहा था कि जब मैं जमुना के सामने इस रूप में पहुंचूंगा तो उसकी क्या हालत होगी। उसका दिल टूट जाएगा। वह नहीं समझ सकेगी कि मैं हकीकत में उससे कितना प्यार करता हूँ। इस घटना के बाद मैं उसे चाहे कितना भी समझाऊं, लेकिन वह मुझ पर कभी यकीन नहीं कर सकेगी।
उसी समय मैंने निश्चय किया कि मैं इस रूप में उसके सामने नहीं जाऊंगा और इस सब की खबर मैं अपनी जान पर खेल कर आपको दूंगा। मैं पिताजी के मठ की ओर रवाना होने से पहले ही रवाना हो चुका था। मेरे दिमाग में आया कि मैं पिताजी के पहुंचने से पहले ही मठ पर पहुंच सकता हूँ। मैंने रास्ते में ही उन 15 सिपाहियों को धोखा दिया और अपना घोड़ा मठ की ओर दौड़ा दिया। सैनिक आपके मकान की ओर चले गए थे। बिहारी ने बात समाप्त की। और इसके बाद तुमने मठ के तहखाने में आकर यह खबर हमें दी। पिशाचनाथ उसे घूरते हुए कहा। जी हाँ, बिहारी ने कहा। मुझे लगता है कि यह साफ सुथरी कहानी भी तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें गढ़कर सुनाई होगी। पिशाचनाथ ने खूनी स्वर में कहा। उसने ही तुमसे कहा होगा कि ये कहानी जाकर पिशाच को सुनाना और वह तुम पर यकीन कर लेगा। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। बिहारी सिंह बोला। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरा एक एक शब्द ठीक है। इसमें मेरे पिता की कोई चाल नहीं है। वास्तव में जमुना के प्यार के कारण। तो तुम्हें कैसे पता लगा कि हमारे आदमी जिन्हें हमने अपने घर की ओर भेजा है गौरव सिंह के अय्यार? पिशाच न कुर्रा कर बोला। मठ के नीचे तुमने आते ही हमें यह खबर भी सुनाई थी। लेकिन अपनी कहानी में तुम ये बताना भूल गए कि तुम्हें यह कैसे पता लगा कि वे चारों आदमी गौरव सिंह के अय्यार है। पिशाच ने कहा। असलियत यह है कि ये सारी कहानी तुम्हें तुम्हारे अय्यार बाप ने सुनाई है, मगर तुम उसे इतने सरल ढंग से हमें सुना नहीं सके। उन चारों का नाम लेकर तुम भूल गए कि मठ के नीचे तुमने कहा था। ऐसी भूल आदमी झूठी कहानी में तो कर सकता है, किंतु हकीकत में घटी घटनाओं के बारे में ऐसी भूल नहीं हुआ करती। तुम्हारी यह कहानी ज़रूर मनगढ़ंत है, जिसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताकर हमारे पास भेजा है, ताकि अगर हम उसके हमले से बचकर निकल जाएं तो तुम हमारे साथ रहो और हमें अपनी अय्यारी के जाल में फंसा सको। जी नहीं, बिहारी बोला। आप गलत ढंग से सोच रहे हैं। हकीकत यह है कि मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो क्या तुम अपनी सच्चाई का सबूत दे सकते हो? पिशाचनाथ ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सबूत? एक शायद के लिए बिहारी सोच में पड़ गया। फिर एकदम इस तरह बोला मानो उसे कुछ याद आया। हाँ, सबूत है। क्या? जिस समय मैं 15 सिपाहियों को धोखा देकर मठ की तरफ आ रहा था, बिहारी सिंह ने बताया, उस सब जंगल में मैंने आपके उन 4 आदमियों को देखा था, बल्कि उनकी बातें भी सुनी थी। उनकी बातों का मतलब मुख्तसर में यही था कि वे गौरव सिंह के अय्यार हैं। खास तौर पर उनकी बातों का विषय रक्त कथा थी। मैंने उनकी बातें सुनी। इसके बारे में सबूत के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि उन्हें यह पता है कि आपने रक्त कथा कहाँ रखी है। उनकी बातों के बीच में ये चर्चा आई थी कि रक्त कथा फलानी जगह रखी है, उसे हासिल कर लिया जाए। इतना सुनकर पिशाचनाथ के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। बोला, इस बारे में तुमने उनके मुंह से क्या सुना? उनमें से एक कह रहा था, आपने जहाँ भी रक्त कथा रखी है उसका रास्ता एक हनुमान की मूर्ति में से है। क्या? सुनते ही पिशाचनाथ उछल पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभरते जा रहे थे।